हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो हमारा मेंडल एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट करें नीचे। ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग से जो है टेक्निक यूज़ की थी, जिसके अंदर इमस्कुलेशन बैगिंग जो है वो किया जाता था। तो पहली चीज़ ये है कि उसने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। तो उसने कोई भी ऐसे ही प्लांट जो है क्रॉस नहीं किया। उसने क्रॉस करने के लिए जो प्योर लाइन जो है वो ली थी। एंड प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर लाइन का मतलब यही है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो अलील का अरेंजमेंट है वो सेम है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक अगर प्लांट कंटिन्यूसली आने वाली हर जनरेशन के अंदर सेम ही करेक्टर दे, उसका करेक्टर अगर डिफरेंट ना हो सेल्फिंग करने के बाद, तो उसको हम कहेंगे कि वो उस करेक्टर को लेके प्योर है। लेट्स से एक टोल प्लांट है, एंड टोल प्लांट की अगर हम बार बार में क्या करवाते रहें, सेल्फिंग करवाते रहें, और आगे चल के वो केवल टोल प्लांट ही देता है, जो जितने भी जनरेशन जो है, यानी कि सारी जनरेशन, अगली भी उससे अगली भी उससे अगली भी उससे अगली भी, तो हम इसका मतलब क्या कहेंगे कि ये जो प्लांट है वो प्योर है। सिमिलरली कोई फ्लावर है एंड उसका वाइट कलर है, एंड अगर हम सेल्फिंग करते हैं और हमेशा आगे चल के उसका केवल वही कलर आता है, कोई कलर के अंदर चेंज नहीं है, तो व्हाट इट मीन्स कि वो भी प्लांट जो है अपने फ्लावर के व्हाइट कलर को लेके जो है प्योर है। तो प्योरिटी तभी आती है जब अलील जो है वो पेयर्ड हो, यानी कि होमोजाइगस हो, यानी कि हो सकता है इसके अंदर कैपिटल टी जो है वो हो। आपको यही मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेंडल था उसने सिलेक्ट किया था पेरेंट प्लांट। तो उसने सिलेक्ट किया था प्योर लाइन पेरेंट्स। प्योर लाइन पेरेंट्स who has homozygous gene arrangement in them। तो यानी कि उसने पेरेंट जो लिए थे वो प्योर लाइन वाले लिए थे। सेकंड भाई, उसने जो प्लांट लिए थे उस पेरेंट प्लांट के टेक 7 करेक्टर के बारे में हम जो है डिस्कस जो है कर चुके हैं। तो उसने पेरेंट कौन से सिलेक्ट किए? प्योर लाइन वाला। दूसरा, उसने केवल उन प्योर लाइन में से केवल जो एक प्लांट है उनके 7 करेक्टर को ही उसने लेके जो आगे जो है क्रॉस किया था। दूसरा भाई, उसके बाद उसने क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पेरेंट प्लांट। तो हाइब्रिडाइजेशन इन पेरेंट प्लांट के अंदर उसने क्या किया था? क्योंकि जो प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, तो उसके लिए उसने पहला काम क्या किया? एमस्कुलेशन। तो उसने एंथर जो है वो रिमूव किया इन बर्ड स्टेज। दूसरा, बैगिंग, यानी कि जो प्लांट है उसकी पिस्टल को कवर कर दिया बाय ए बैग। तो लेट्स से उसके पास एक खेत था और उस खेत के अंदर 100 प्लांट थे, बट वो क्या चाहता है कि केवल जो पहले वाला प्लांट जो है वो केवल 50वें वाले प्लांट के साथ ही पोलिनेट हो, वो किसी दूसरे के साथ पोलिनेट ना हो। अब पोलन ग्रेन तो डस्ट है एक टाइप की, और जो डस्ट उड़ेगी तो वो तो कहीं पे भी गिर सकती है। तो इस चीज को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उसने कंट्रोल किया कि किसके द्वारा, कि जो पहले वाला जो प्लांट है उसको इमस्कुलेट जो है कर दिया जाए। अगर हम उसको इमस्कुलेट कर देंगे तो सेल पोलिनेशन नहीं होगा, तो यानी कि एंथर को रिमूव कर दो, वो भी कब? बर्ड स्टेज के अंदर जो है वो कर दो। दूसरा भाई, बैग कर दो, उसके जो पिस्टल जो है उसको बैग कर दो, ताकि किसी दूसरा यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी हो सकता है, उसका पोलन ग्रेन जो है उसके ऊपर आके
ना गिरे। तो बैगिंग करने से ये फायदा हो गया। तीसरा भाई टैग कर दो कि मुझे केवल जो 50वां है वही इसके ऊपर जो है डालना है और कोई जो हो नहीं डालना है, ठीक है। फोर्थ क्या करो, डस्टिंग कर दो, डस्टिंग ऑफ स्टेमन ओवर बैग्ड फ्लावर, यानी जो बैग्ड फ्लावर है उसके ऊपर जो पिस्टिल जो है उसके ऊपर जो है आप डस्टिंग जो है कर दोगे तो उससे क्या होगा, फाइनली जो है वो पोलिनेट जो है वो हो जाएगा। एंड फिफ्थ उसके बाद आप क्या करेंगे, कलेक्ट कर लो सीड को। आफ्टर पोलिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड फॉर्म होगा, और सीड फॉर्म होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी थर्ड स्टेप क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन करो ऑफ F1 जनरेशन एंड कलेक्ट सीड। तो पहले तो क्या किया था, पहले और 50वें को जो है क्रॉस करवाया था, लेकिन उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या किया है, सेल्फ पोलिनेशन करवाया और सीड जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो यानी कि 3 स्टेज है अभी। पहले पेरेंट सेलेक्ट करो, पेरेंट कौन सा, जो प्योर लाइन वाला हो। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन करवा दो। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाएंगे कि पहले तो एक प्लांट को इमस्कुलेट करेंगे, देन एक को बैक करेंगे, फिर जो इमस्कुलेशन हो गया है उसके ऊपर जो सेकंड जो 50 वाला है उसका जो है डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करने के बाद दोबारा से बैक कर देंगे उसको एंड फिर सीड जो है कलेक्ट कर लेंगे। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किए, तो मैं 2 प्लांट ले लेता हूँ, एक मैं बड़ा प्लांट ले लेता हूँ और एक जो है मैं छोटा प्लांट ले लेता हूँ। तो ये एक बड़ा प्लांट हो गया और ये एक छोटा प्लांट हो गया। तो ये 2 प्लांट लेने के बाद रिमेंबर उसने कैसे लिए थे, प्योर लाइन वाले लिए थे। तो यानी कि टोल हमेशा टोल ही प्लांट होगा और जो डवार्फ है वो डवार्फ प्लांट देगा अगर हम उसको आगे चल के पोलिनेट करवाते हैं। तो जो टोल प्लांट है अगर इमस्कुलेशन बैगिंग करवा के दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो यानी कि उसके गैमेट लेंगे भैया। तो अगर इसके भी गैमेट लें और फिर इसके भी अगर गैमेट लें एंड दोनों की अगर फ्यूजन करवाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम कहेंगे क्या, F1 जनरेशन कहेंगे। जो F1 जनरेशन है उसके अंदर ऐसे प्लांट आते हैं जो सभी के सभी टोल है। ये भी टोल, ये भी टोल, ये भी टोल और ये भी टोल। अब अगर पेरेंट जनरेशन के अंदर देखें तो यहां तो 2 प्लांट थे और जो 2 प्लांट हैं उसमें एक बड़ा एक छोटा। लेकिन F1 जनरेशन यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन उसके अंदर क्या देखने को मिला कि सारे के सारे प्लांट कैसे है, टोल आई, यानी कि एक कैरेक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अगली जनरेशन जब उसने निकाली यानी F2 जनरेशन, इसका मतलब क्या है कि इसी का पोलन ग्रेन, लेट्स से यहाँ पर एक फ्लावर है, इसी का पोलन ग्रेन जब इसी के ऊपर डाला और जब इसके ऊपर क्रॉसिंग की तो क्रॉसिंग करने के बाद में जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा आया कि प्रोपोर्शन वाइज 3 ऐसे प्लांट आए जो कि टोल थे और एक ऐसा प्लांट आया जो कि ड्वार्फ आया। प्रोपोर्शन वाइज का मतलब क्या है कि लेट्स से सीड आए कितने, 400 आए सीड, और इन 400 सीड में से 300 सीड ऐसे हैं जो आगे चलकर देंगे क्या, टोल प्लांट, और 100 ऐसे सीड है जो आगे चलकर देंगे क्या, ड्वार्फ प्लांट। तो अगर मैं ऐसे प्लांट का अगर मैं रेशो निकालना चाहूंगा तो 300:100, तो ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे और 3:1 जो है वो आ जाएगा। तो 3:1 का मतलब ही यही है कि जो ये प्लांट है उसके अंदर कैरेक्टर ड्वार्फ एक्सप्रेस तो होने लग रहा है पर उतना ज्यादा नहीं होने लग रहा है जितना टोल वाला जो है एक्सप्रेस होने लग रहा था।
यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि केवल एक ही करेक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस होने लगने लग रहा है और दूसरा करेक्टर जो है एक्सप्रेस नहीं होने लग रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जाहिर सी बात है कि एक तो करेक्टर कुछ ऐसा है जो बाहर से दिखाई देता है, जैसे कि टोल करेक्टर है। वही टोल क्या करेक्टर है? फिनोटाइप है, जीनोटाइप है? फिनोटाइप है ना, बाहर से अपीयर हो जाता है। और अगर ये ड्वार्फ है तो व्हाट इट मीन्स कि इनके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसी जीन है या कोई ऐसा कोई ना कोई फैक्टर है। मेंडल ने उसको फैक्टर कहा था, आज के टाइम पे हम उसको जो है जीन या फिर अलील कहते हैं। तो लेट्स से एक के पास कैपिटल टी और एक के पास स्मॉल टी होगा। अगर इनसे आगे चल के कोई ऐसा प्लांट बनता है जो टोल है, लेकिन आगे चल के वो टोल भी दे देता है, ड्वार्फ भी देता है, व्हाट इट मीन्स उसके पास में अलील कैसी होगी? दोनों होगी, लेकिन एक अपने आप को एक्सप्रेस करवा पा रही है और एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो यानी कि एक तो डोमिनेंट है, बुली है, और दूसरा जो है वो रिसेप्टिव है, यानी कि वो रिसेसिव है, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाता। अगर ये ड्वार्फ है तो ये ड्वार्फ इसी वजह से ही होगा क्योंकि इसके पास में केवल स्मॉल टी ही होगी। एंड अगर ये बड़े हैं तो इनके पास कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी होगा। अगर ऐसा इनका जीनोटाइप आता है तो तब चांसेस है कि इस टाइप का क्रॉस जो है वो हुआ होगा। ठीक है, तो हम एक बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं जो हम नॉर्मल 10th क्लास के अंदर करते हैं। तो 10th क्लास के अंदर अगर हम मोनो हाइब्रिड की बात करें, मोनो यानी वन, हाइब्रिड का मतलब उसको मेटिंग करना, यानी कि हम मेटिंग करवाने लग रहे हैं एक प्लांट को। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने पेरेंट प्लांट लिया। पेरेंट प्लांट कैसा होगा भाई? प्योर लाइन वाला होगा। उसमें एक जो प्लांट है वो टोल प्लांट है और दूसरा प्लांट है वो कैसा प्लांट है? ड्वार्फ प्लांट है। ये इसका फिनोटाइप होगा या जीनोटाइप होगा? ये इसका फिनोटाइप होगा। इसका जीनोटाइप क्या होगा? यानी कि ये बाहर से ऐसे दिखाई देने लग रहे, तो अलील कौन सी होगी? तो कैपिटल टी वाली होगी, स्मॉल टी वाली होगी, यानी कि होमोजाइगस होगी। होमोजाइगस है क्योंकि हम प्योर लाइन की बात करने लग रहे हैं। उसके बाद उसने गैमेट जो है वो लिए होंगे उसके। अब गैमेट के अंदर उसने देखा कि नॉर्मली जो ये अलील जो है वो पेयर्ड होते हैं, एंड जब गैमेट बनते हैं तो वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर देखा था, गैमेट नॉर्मली कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये दो अलील जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद में एक गैमेट के अंदर केवल एक ही अलील रहती है और दूसरे गैमेट के अंदर दूसरी अलील चली जाती है। सेम यहाँ पर भी वही केस कि एक अलील एक गैमेट के अंदर चलेगी और दूसरी अलील जो है दूसरे गैमेट के अंदर चलेगी। अब उसके बाद करते हैं हम पुनेट स्क्वायर, या फिर वैसे क्रॉसिंग कर देते हैं कि एक गैमेट के पास यानी इस कैपिटल टी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि ये इसके साथ ही फ्यूज हो सके या फिर इसके साथ ही फ्यूज हो सके। अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है, अगर ये इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों के साथ फ्यूज होता है तो इस टाइप के जो है वो आ सकते हैं कॉम्बिनेशन। अगर ये इसके साथ फ्यूज हो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोनों केस के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी सभी के अंदर प्रेजेंट है, इसी वजह से सबके कैसे आ गए होंगे? टोल आ गए होंगे। रिमेंबर, ये हाइब्रिड बनाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जितने भी प्लांट आएंगे, ऐसा नहीं केवल 4 ही आएंगे, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब जितने भी प्लांट आएंगे उन सभी के अंदर जो जीनोटाइप होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, अगर पेरेंट जो है वो प्योर लाइन के होंगे तो। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से क्रॉस हुआ, और क्रॉस कैसे किया? जो ये जनरेशन आई, यानी जो F1 जनरेशन आई, तो F1 जनरेशन को ही पेरेंट मान लिया, तो F1 जनरेशन बना दिया पेरेंट जनरेशन। तो पेरेंट जनरेशन के अंदर टोल प्लांट क्रॉस विद टोल प्लांट,
अब मैं एक तो कहने लग रहा हूँ सेल्फिंग, लेकिन मैंने प्लांट को 2 बार लिख दिया। 2 बार क्यों लिखवाया? ताकि कन्वेंस के लिए, नहीं तो फिर मैं क्रॉस स्टिच नहीं करा पाऊंगा। इनका जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका कैसे होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर उसके बाद क्या बनेंगे? इनके गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स बनने के बाद एक कैपिटल टी इसके अंदर आ गया, एक स्मॉल टी इसके अंदर आया, कैपिटल टी इसके अंदर आ गया, एक स्मॉल टी जो है वो इसके अंदर आ गया। तो यानी कि जब भी गैमेट बनता है तो 2 अलील में से केवल एक अलील जो है गैमेट के अंदर जाती है। एंड एक अलील 2 में से किसी के साथ फ्यूज हो सकती है। तो अगर ये पहले के साथ फ्यूज होगी तो इस टाइप का जीनोटाइप आ जाएगा। अगर ये इसके साथ फ्यूज होगी तो इस टाइप का जीनोटाइप आ जाएगा। ये इसके साथ फ्यूज होगी तो इस टाइप का जीनोटाइप आ जाएगा। अगर ये इसके साथ फ्यूज होगी तो इस टाइप का जीनोटाइप आ जाएगा। अब ये कैसा जीनोटाइप आया है? होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव वाला है। तो व्हाट इट मींस कि ये पक्का जिसका भी जीनोटाइप होगा ये ड्वार्फ आएगा। लेकिन ये कैपिटल टी है, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैसे आए होंगे? सारे जो है टोल आए होंगे। तो हम रेशो निकाल सकते हैं 2 टाइप की। एक होती है फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइप टोल हो सकता है और ड्वार्फ हो सकता है। तो ड्वार्फ टोल कितने आए? 3। ड्वार्फ कितने आए? 1। एक हम निकाल सकते हैं जीनोटाइपिक। अब जीनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या है? जीनोटाइपिक रेशो का मतलब है कि कैपिटल टी टी भी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी। स्मॉल टी कितना आया? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आया? 2। कैपिटल टी कितना आया? 1। तो इस तरीके से 1:2:1 जो है वो आ गया। इसको लेकर के 3 अलग अलग रूल जो है वो भी निकाले गए हैं। जैसे कि अब चूंकि करेक्टर जो है वो अपने आप को तब एक्सप्रेस करने लग रहा है जब वो होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर हो। तो एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो एक करेक्टर है, जैसे टोल जो करेक्टर है वो कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जीनोटाइप के द्वारा, यानी फैक्टर के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। यानी कि जो करेक्टर जो है वो कंट्रोल किया जाता है जीन्स के द्वारा या फिर फैक्टर्स के द्वारा जो कि प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर्ड कंडीशन के अंदर। उन जीन्स में से एक जीन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, यहां पे देखिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर जाती है तो उसको तो कह देंगे हम कि वो कैसी है? डोमिनेंट जीन। और एक जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रिसेसिव जीन। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि करेक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय द जीन्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर पेयर्ड in heterozygous condition. When one allele is expressed, then the expressed allele is called dominant gene या फिर dominant allele, whereas the other allele is called recessive gene या फिर recessive allele। एक दूसरा लॉ जो है वो भी निकाला गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन। तो सेग्रेट यानी सेपरेट, सेपरेट होना। किसका सेपरेट होना? अलील्स का सेपरेट होना। तो अलील के सेपरेट होने से मतलब क्या है कि when the allele present in the organism during gametogenesis या फिर spore formation, the 2 alleles separate each other in such a way that one allele goes into the one gamete।